अमित जो कि एक सक्सेसफुल नौजवान है, उसकी पत्नी है और वह एक अच्छे से फ्लैट के अंदर रहा करता है। उसके घर में नौकरानी है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। एक दिन शाम के समय जब वह अपने ऑफिस से आ रहा था तो उसी दौरान एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के कारण उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। अमित की पत्नी रीना को जब ये पता चलता है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वह हॉस्पिटल में है तो उसके बाद आंखों में आंसू लेकर भागी दौड़ी हॉस्पिटल जाती है और वहां पर राह देखने लगती है कि डॉक्टर साहब आकर उसे कुछ बताएंगे कि उसके पति कब तक ठीक हो जाएंगे। यह सोच सोचकर वह बाहर खड़ी हुई थी, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब आते हैं तो उसके बाद रीना को एकदम से बहुत जोर से धक्का लगता है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया है कि इसकी रीढ़ की हड्डी में चोट है और नीचे का जो हिस्सा है वो काफी दिनों तक बेकार रहेगा और इसका कोई कह नहीं सकते कि ठीक भी होगा या नहीं होगा। इस बात को सुनते ही जो रीना है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और इनकी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लगभग 2 साल पहले इनकी शादी हुई है और 2 साल बाद ही ये सब कुछ हो गया है, क्योंकि अमित की अच्छी खासी नौकरी थी अकाउंटेंट की और वह उससे अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। लेकिन शादी के 2 साल बाद ही ये सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद पत्नी अपना दिमाग अलग से चलाने लगती है और सोचती है कि अगर इसके साथ रही तो खामखा ही एक अपाहिज व्यक्ति को लेकर घूमना पड़ेगा और अभी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं तो क्यों ना मैं इसको तलाक दे देती हूं। ऐसा सोचकर जो रीना होती है वह वहां से सीधा एक वकील के पास जाती है और उनसे पूछने लगती है कि मैं अपने पति को तलाक देना चाहती हूं और शादी को 2 साल हुए हैं, क्या हम दोनों का तलाक हो जाएगा। उसके बाद जो वकील साहब होते हैं वो तो किसी से मनाही नहीं करते हैं और कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं कागज बना देता हूं और कुछ ही दिनों में जब तुम्हारे कागज तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद तुम्हें केवल उससे एक साइन लाना होगा। इस बात को सुनकर जो रीना होती है वह अब इस प्यार के सौदे को एक मतलब का सौदा बना देती है, यानी कि जब तक तो उसका पति ठीक था तो उसके बाद वो उससे प्यार किया करती थी, लेकिन जब अब पति अपाहिज हो गया है और उसको जरूरत है अपनी पत्नी की तो उसके बाद वो उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मन ही मन सोचती है कि मैं भला खामखा अपनी जिंदगी को क्यों खराब करूं और ये टाइम है एक नई शुरुआत करने का। ऐसा सोचकर वह उससे पेपर बनाने के लिए कह देती है और उसके बाद अपने पति के पास चली जाती है। वहां पर जाने के बाद जैसे उसके पति को होश आता है तो जो रीना होती है वह उससे कहने लगती है कि देखो अमित, अब ना तुम्हारे डॉक्टर साहब ने ऐसे से कहा है कि तुम्हारा निचला हिस्सा यानी कि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आने की वजह से नीचे का जो हिस्सा है उसका कह नहीं सकते कि तुम चलोगे या नहीं चलोगे, तो तुम्हारी जिंदगी तो वैसे भी बर्बाद हो गई, लेकिन मेरी जिंदगी को बर्बाद क्यों कर रहे हो, मैं अपना अलग से कोई ना कोई शादी कर लूंगी तो तुम मुझे तलाक दे दो। इस बात को सुनकर अमित जो कि अभी उस हादसे से उबरा ही नहीं था उसको एक और झटका लगता है और वह मन ही मन सोचने लगता है उन पलों को जब उन दोनों की शादी हुई थी और रीना ने जिंदगी भर उसका साथ देने का वादा किया था। यहां पर जो अमित होता है वह बहुत सारी बातें सोचकर अपनी आंखों में आंसू ले आता है और उसके बाद रीना कहने लगती है कि देखो अमित, ये जिंदगी है और जिंदगी किसी के लिए नहीं रुका करती और तुम ऐसा करके खामखा ही मेरा और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और जल्द से फैसला लो और मुझे बताओ कि तुम मुझे तलाक दे रहे हो, क्योंकि अगर तुम प्यार से तलाक देते हो तो ठीक है, वरना मुझे बहुत लंबा केस लड़ना पड़ेगा और उसमें खामखा तुमको ही परेशानी होगी। इस बात को सुनकर जो अमित होता है वह सोचने लगता है, सोचता है कि हाँ ये सही कह रही है और अब इसे ऐसी हालत में मैं कहां जाऊंगा। ऐसा सोचकर जो अमित होता है वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। रीना जो होती है वो कहती है कि ठीक है तो मैं कल पेपर लेकर आ जाती हूं, उन पर तुम साइन कर देना, कुछ दिनों तो कोर्ट की कार्रवाई चलेगी, लेकिन उसके बाद जब फाइनल फैसला आ जाएगा तो उसके बाद हम दोनों का तलाक हो जाएगा। यहां पर जो अमित होता है वो कहता है कि ठीक है और उसके बाद रीना वहां से चली जाती है। लेकिन वहीं पर हॉस्पिटल के दरवाजे के बाहर ही एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र लगभग 48 साल रही होगी वह ये सारी बातें सुन रही थी। अब जैसे वो सारी बातें सुनती है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रीना निकलकर बिना उस बुजुर्ग महिला को देखे हुए वहां से चली जाती है। तभी यहां पर नर्स आती है, चूंकि ये आईसीयू था और आईसीयू के अंदर जो अमित था वह फिलहाल भर्ती था। तो उसके बाद वह जो नर्स होती है वो उस बुजुर्ग महिला से पूछने लगती है कि आप कौन हो और आपकी आंखों में आंसू कैसे हैं। तो उसके बाद जो बुजुर्ग महिला होती है वो कहने लगती है कि अंदर जो है वो मेरा बेटा है और मैं उससे मिलने के लिए आई हूं। अब जो नर्स है वो कह देती है कि ठीक है अंदर जाकर मिल लो, यहां पर खड़े होकर रोने से कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो तो हो गया, अब इसमें आप और हम कर ही क्या सकते हैं। ऐसा कहकर नर्स तो वहां से चली जाती है, लेकिन वह बुजुर्ग महिला जिसकी 48 साल उम्र है और जिसका नाम होता है सुनीता, जो कि अमित के घर की नौकरानी थी, वह इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा परेशान होती है और अपनी आंखों से आंसू को पोंछते हुए उस आईसीयू के अंदर जाती है, जहां पर जो अमित है वह लेटा हुआ है एक बिस्तर पर, लेकिन उसे अच्छी तरह से होश आ चुका है। अब जैसे अमित कुमार सुनीता आंटी को देखता है तो देखते एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आता है, क्योंकि सुनीता आंटी उनकी जब से नौकरानी है, जब से उसके पिता और
माता जिंदा थे और उसके बाद से भी वो उनके साथ ही रहा करती है। आज से तकरीबन 10 साल पहले उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं और उसके बाद भी जो सुनीता आंटी है वह घर का अच्छे से ख्याल रखा करती है और नौकरानी ना होकर वह घर के एक सदस्य से भी ज्यादा घर का ख्याल रखा करती है। अब इस बात को देखकर अमित की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जो सुनीता आंटी होती है वो एकदम से जाकर उसके सर पर हाथ फेरती है, कहती है कि बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तू कैसे भी परेशान मत हो। यहाँ पर जो अमित है वो उन बातों को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन सुनीता आंटी ने सारी बातें सुन ली थी और वो कहती है कि चिंता मत कर, तेरी पत्नी तो गई है रूठ कर, लेकिन मैं भी तेरी माँ के समान हूं और मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी और तुम कैसे भी परेशान मत हो। अमित जो होता है सुनीता आंटी की तरफ देखता है और देखने के बाद कहने लगता है कि आंटी देखो, आप तो हमारे घर की नौकरानी हो, आपका खुद का घर ही कैसे कैसे चलता है, तो फिर मुझ अपाहिज को अपने साथ रखकर क्या करोगी। कोई बात नहीं, मुझे ना आप बस इतना कर देना, किसी सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट करा देना जहां पर मैं अपनी बची कुची जिंदगी को जैसे तैसे कंप्लीट कर सकूं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब उसके चलना हलना बस की नहीं है तो कंपनी में उसे काम नहीं मिलेगा और बिना काम के वह किस काम का रहेगा। यहां पर तो वह ज्यादा दिन तो नहीं रह सकता क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल है और कुछ पैसे अभी उसके अकाउंट में हैं, तो उन पैसों में से उसका इलाज हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में उसके पास पैसे भी नहीं रहेंगे, फिर कैसे कैसे होगी। यही बात सोचकर वो कह रहा था, लेकिन तभी जो सुनीता आंटी होती है वो कहती है कि पागल तो नहीं हो गया है तू, तुमने अब तक मेरा घर चलाया है, तुम्हारे पिता के जमाने से मैं तुम्हारे घर पर काम करती हुई आ रही हूं, तो तुम ना इसके बाद मेरे घर में रहोगे और मैं खुद तुम्हारी अच्छे से देखरेख करूंगी, तुम कैसी भी चिंता मत करो। अमित कुमार मना भी करता है, लेकिन सुनीता आंटी इस बात की जिद करती है और अंत के दर्जे अमित कुमार भी मान जाता है, क्योंकि और कोई सहारा उसे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे जब हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है तो सुनीता आंटी अमित कुमार के लिए एक व्हीलचेयर लेती हैं और व्हीलचेयर पर उसे बैठाकर वहां से सीधा अपने घर ले जाती हैं। घर में ले जाकर वह खुद से उनकी देखरेख किया करती, कपड़े वगैरह चेंज किया करती। जब वो कपड़ों के अंदर ही लेटरिन बाथरूम कर जाया करता तो उन्हें भी साफ वही खुद ही किया करती, एक माँ की तरह उसे स्नेह दिया करती है। इन बातों को देखकर स्टार्टिंग में अमित कुमार को थोड़ा सा शर्म आती है और वह अपनी आंखों में आंसू भर ले आता है, लेकिन तभी जो सुनीता आंटी है वो कहने लगती कि बेटा तुम्हारी माँ होती तो क्या उससे भी तुम इतना ही शर्माते। तो वो कहता है कि नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहने लगती है कि तुम भी मेरे बेटे की तरह हो, मैंने तुम्हें बचपन में सब तरह से देखा है, तो कोई भी परेशान लेने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे बेटे के बराबर ही हो। तो उसके बाद अमित कुमार जो होता है वो कहता है कि ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन अभी तक तो अमित कुमार के अकाउंट में पैसे थे और उन्हीं पैसों से उसका इलाज हो रहा था। उन पैसों को खत्म होने के बाद जब पैसों की तंगी आने लगती है, वहीं पर सुनीता का एक बेटा होता है जो कि ऑटो चलाया करता है और ऑटो चला चलाकर अपनी माँ को सहारा भी दिया करता है। भले ही वो लोग एक झुग्गी के अंदर रहा करते हैं, लेकिन बेटा भी कमाया करता है और अब तक तो माँ भी कमाया करती थी, लेकिन जब से अमित कुमार यहाँ पर आया है उसके बाद से माँ घर पर ही रहा करती है। और इस बात से जो उसका बेटा होता है सुनीता का राजू, उसे थोड़ी थोड़ी चिढ़न होने लगती है अमित से, क्योंकि अमित की वजह से उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान रहा करती है और दिन भर उसकी देखरेख किया करती है। तो उसके बाद वह अपनी माँ से कहा करता है कि माँ, हम दो झुग्गी में रहा करते हैं और यहाँ पर तुम इसे ले आई, इसका खर्च कैसे कैसे चलेगा। तो उसके बाद माँ उसे चुप करा देती है, कहती है कि बेटा तुझे नहीं पता कि ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होते तो शायद हमारा अस्तित्व भी नहीं होता। इस बात को कहकर वह अपने बेटे को चुप करा देती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो राजू होता है, जब अमित के पूरे पैसे खर्च हो जाते हैं और उसके बाद उसकी जो माँ होती है सुनीता, वह दूसरों के घरों में काम करने लगती है अमित के इलाज के लिए, तो उसके बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह एक दिन अपनी माँ को घर में आकर अमित के सामने ही खरी खोटी सुनाने लगता है। कहता है कि इसकी वजह से देखो तुम कितनी कमजोर हो गई हो और क्या जरूरत है 5-5 घरों में काम करने की, इसकी तो दवाई गोली है, अब हमें इससे क्या मतलब, इनके यहाँ पर जितना भी तुमने काम किया है उतने दिन के इन्होंने पैसे दिए हैं और इन्होंने कोई हमें फालतू पैसे नहीं दिए हैं, अगर फालतू पैसे देते तो मैं इस बात को मानता। अब इस बात को सुनकर सविता देवी एकदम से नाराज हो जाती हैं और नाराज होकर अपने बेटे पर हाथ उठा देती हैं। यहाँ पर जब अपने बेटे पर हाथ उठाती हैं तो उसके बाद बेटा आंखों में आंसू ले आता है और कहने लगता है कि माँ, आज तो अपने लाल पर किसी दूसरे के लिए हाथ उठा रही है। तो उसके बाद जो माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटा तुझे पता नहीं है, ये भी हमारे बेटे के ही जैसा है, इसके जितने एहसान है ना, अगर तुम सुनोगे तो
तुम्हें भी इन पर विश्वास नहीं होगा। तो बेटा कहने लगता है कि क्या एहसान है ऐसे, मुझे भी तो बताओ ताकि मैं भी इस सिचुएशन को हैंडल करने में आपकी मदद कर सकूं। तो उसके बाद जो सुनीता जी होती हैं वह बताती हैं कि बेटा जब तेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और तू काफी छोटा था, तो उसी दौरान मैं इनके घर में नौकरी मांगने के लिए जाती हूँ और जो इसके पिता होते हैं उन्होंने मुझे सम्मान की जिंदगी दी और तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारा भरण पोषण करने के लिए नौकरी से ज्यादा पैसा दिया करते थे। क्योंकि तुम्हें भी संभालना होता था तो तुम्हें अपने साथ में घर ही ले जाया करती, तो तुम्हारे खाने पीने का जितना भी इंतजाम होता है वो इसके माता पिता कर दिया करते हैं और बचपन में तू इसके साथ ही खेल कूद कर बड़ा हुआ है। हाँ, वो अलग बात है कि बड़ा होने के साथ साथ तू अलग से रहने लगा और हमारे साथ ही रहा करता था क्योंकि ये बाहर पढ़ने के लिए चला गया था। उसके बाद जब इसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो उसके बाद मैंने मन ही मन ठान लिया था कि कभी भी इस बच्चे को अकेले नहीं रहने दूंगी। हालांकि आज तक ये बात अमित को भी नहीं पता थी, लेकिन तुम्हारी वजह से आज अमित को भी पता चल गई है। यह बात सुनते ही राजू और अमित दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर जो सुनीता जी होती है वह भी फूट फूट कर रोने लगती हैं। जब अमित ये बात सुनता है तो कहने लगता है कि आंटी क्या सच में ही ऐसा हुआ था? तो वो कहने लगती है कि हाँ बेटा, सच में ऐसा हुआ था। हम जो आज इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं वो तुम्हारी वजह से जी रहे हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे पिता और माता उस टाइम पर हमें सहयोग ना करते तो उसके बाद हमारी जीवन इस तरह का नहीं होता। शायद आज मैं न जाने कहां से कहां पहुंच गई होती। इस बात को कहते हुए वह रोने लगती है और तभी यहाँ पर जो बेटा होता है उसका राजू, वह एकदम से अपनी माँ के पैर पकड़ता है और वहीं पर अमित से भी माफी मांगने लगता है। कहता है कि भैया मुझे माफ कर दो, लेकिन आज से आप मेरे बड़े भाई हो और मैं आपका छोटा भाई हूं। ऐसा कहकर वहां पर वो पूरा परिवार सभी अपने अपने आंखों के आंसू को पहुंचते हैं और सभी एक दूसरे को माफ कर देते हैं। उसके बाद से जो राजू होता है वो और भी ज्यादा ऑटो चलाने लगता है और ऑटो चलाकर कुछ पैसा इकट्ठा किया करता है। धीरे धीरे जब अमित के पैसे खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद राजू अपने पैसों से उसकी फिजियोथेरेपी करवाता है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है और धीरे धीरे कुछ ना कुछ सुधार तो आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो परिस्थितियां और भी ज्यादा विकट होने लगती हैं, क्योंकि एक तो फिजियोथेरेपी का खर्चा और ऊपर से महंगी दवाइयों का खर्चे की पूर्ति नहीं होती है। और उसी दौरान अमित का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है विजय कुमार। अब विजय कुमार को पता चलता है कि अमित के साथ ऐसा हो गया है और उसकी पत्नी ने भी उसे तलाक देने के लिए कोर्ट में केस डाल दिया है। तो उसके बाद वह अमित से मिलने के लिए इस झोपड़पट्टी में आ जाता है और इस झुग्गी के अंदर घुस जाता है। जैसे ही अमित विजय कुमार को देखता है तो एकदम से खुश होता है, कहता है कि आजा भाई, आ गया तू। तो उसके बाद विजय कुमार कहता है कि हाँ भाई आ तो गया, लेकिन तू ये बता तेरे क्या हो रहा है और क्या होगा इस तरह से। उसके बाद जो अमित होता है वह एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आता है और उसे अपनी फिलहाल की परिस्थितियां बताता है। कहता है कि भाई नौकर जो मेरे घर की नौकरानी थी वह तो मेरी माँ का रोल निभा रही है और जो उनका बेटा था वो मेरे भाई का रोल निभा रहा है और वो लोग ही मुझे देखभाल कर रहे हैं। जिस पत्नी पर इतना विश्वास था कि वो जिंदगी भर मेरे साथ निभाएगी, उसके लिए मैंने सब कुछ किया, उसने ही मुझे बीच मझधार में ऐसा छोड़ दिया कि अब तो भले मैं डूब कर इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं। इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो विजय कुमार होता है वह कहता है कि भाई अगर फाइनेंशियल मदद की जरूरत है तो मुझे बता, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूं। लेकिन तभी जो अमित कुमार होता है वो कहता है कि यार पैसों की जरूरत नहीं है, अगर कोई काम हो ऐसा कि जो मैं बैठकर घर से काम कर सकूं तो मुझे कोई काम दिला दे, क्योंकि ये परिवार काफी ज्यादा मुसीबतों से जूझ रहा है। क्योंकि अब तो सविता जी भी बाहर काम किया करती और ज्यादा काम करने की वजह से उन्हें कभी कभी चक्कर आ जाया करते और वे एकदम से जमीन पर बैठ जाया करती। ये बातें सारी कुछ अमित कुमार के सामने हो रही थी और इसी वजह से वह काम मांगने के लिए उससे कहता है। तो विजय कुमार कहता है कि ठीक है भाई, मैं देखता हूं कुछ ना कुछ काम अगर तेरे लायक मिलता है तो मैं जरूर से तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद विजय कुमार वहां से चला जाता है, लेकिन अमित के उस पर ढेर सारे एहसान थे, क्योंकि जब विजय के पास कुछ भी काम नहीं था तो उसने ही उसे काम दिलाया था। तो इसी वजह से जो विजय होता है वह सोचने लगता है कि चाहे जो भी हो इसे कोई ना कोई काम तो दिलाना ही होगा। उसके बाद वह अमित की उसी कंपनी में जाता है और वहां पर जाकर उन लोगों को अमित की पूरी कंडीशन बताता है। कहता है कि देखो पिछले 5 साल से लगातार इसी कंपनी में काम कर रहा है और अब जब उस पर मुसीबत आई है तो आप लोगों का भी तो कोई फर्ज बनता है। जो काम वो यहां से किया करता है अकाउंटेंट का, वो घर से भी कर सकता है और आप उसे नौकरी दे दो। भले ही ना आने की वजह से आप उसे कम पैसे दे देना, लेकिन अगर उसके पास पैसे रहेंगे तो उसका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा। उसका दिमाग पूरी तरह से सही है और वह अच्छी तरह से काम कर सकता है।
इस बात को सुनकर कंपनी वाले भी मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ी कम सैलरी में अमित को काम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये बात सुनकर जो विजय कुमार होता है वो एकदम से उछल पड़ता है और कहता है कि ठीक है, मैं कल ही जाकर उसे लैपटॉप दे आता हूं। अगले दिन जो अमित कुमार होता है उसके पास विजय कुमार आता है, उसका ज्वाइनिंग लेटर लेकर, साथ में उसका लैपटॉप लेकर। कहता है कि भाई ये देखो, ये तुम्हारे लिए लैपटॉप है और ये रहा तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर। सैलरी थोड़ी कम है लेकिन तुम्हारा काम चल जाएगा और तुम आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी को जी सकते हो। इस बात को सुनकर विजय कुमार एकदम से खुश हो जाता है और जितनी सैलरी उसे वहां से फिलहाल मिल रही थी, यानी कि कम होकर मिल रही थी, उससे कहीं कम खर्च था उसकी दवाइयों का और साथ में फिजियोथेरेपी का। उसके बाद जो अमित कुमार होता है वह उस काम को घर से करने लगता है और धीरे धीरे करके कंपनी वालों को उसका काम और भी अच्छा लगने लगता है और वह उसकी और भी सैलरी बढ़ा देते हैं। अमित कुमार अब अपनी फिजियोथेरेपी करवाता है और धीरे धीरे करके जब अमित कुमार इस लायक हो जाता है कि वह सहारे से चलने लगता है तो उसके बाद उसे बड़ी खुशी होती है और तभी यहाँ पर जो राजू और सुनीता होते हैं वो दोनों भी बड़े खुश होते हैं। उसके बाद एक दिन अचानक से जो राजू होता है उसके रिश्ते की बात होने लगती है और यहाँ पर राजू अंदर ही अंदर घबरा रहा था कि अगर इस घर के अंदर वो लोग आएंगे तो इसे देखकर कहीं ये ना कहने लगे कि छोटे से घर के अंदर ये भी पड़ा हुआ है तो इस घर में शादी कैसे होगी। लेकिन जब वो लोग लड़की वाले यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि इनके घर में ऐसे ऐसे है और इन लोगों ने एक अलग सा रिश्ता बना रखा है, एक अलग से परिवार बना रखा है, उस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, तो उसके बाद उसे ये बात बड़ी अच्छी लगती है और वो कहने लगता है कि जिस घर के अंदर गैरों के लिए यानी कि अपने परिवार से अलग व्यक्ति के लिए भी इतना प्यार हो सकता है, वो मेरी बेटी को तो बहुत अच्छी तरह से रखेंगे और मैं इसी घर में अपनी बेटी की शादी कराऊंगा। ऐसा सुनकर जो राजू होता है, उसकी मां सुनीता होती है और साथ में अमित कुमार होता है, वो सभी लोग एकदम से खुश हो जाते हैं और उसके बाद इस बात की खुशियां मनाते हैं। अमित कुमार ने कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए थे राजी की शादी के लिए और एक दिन वह राजू को लेकर बैंक जाता है और बैंक से उन पैसों को निकाल लेता है और निकालने के बाद लाकर उन पैसों को सीधा सुनीता के हाथ में रख देता है। कहता है कि माँ ये लो, ये मेरे पैसे हैं जो मेरे इलाज से बचे हैं और इन्हें न तुम भाई की शादी में खर्च कर देना। यह बात देखकर सुनीता मना करने लगती, कहती कि नहीं बेटा, हम लोग अपने अपना आप देख लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अमित कुमार जिद करता है और जिद करने के बाद उन्हें उन पैसे को दे देता है। यहाँ पर सुनीता उन पैसों को रख लेती है, लेकिन जिस दिन ये सब कुछ हो रहा था उसी दौरान उनके दरवाजे की डोरबेल बजती है और जैसे राजू दरवाजा खोलता है तो उसके बाद बाहर रीना खड़ी हुई थी वकील के साथ और एकदम से आकर अमित कुमार के पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है। अमित कुमार जो कि सहारे से चलने लगा था और इस बात के बारे में रीना को पता चल गया था। दरअसल रीना ने जिस व्यक्ति के चक्कर में आकर अमित कुमार को छोड़ा था उसने उसे धोखा दे दिया था और रीना की जो नौकरी थी वह भी छूट चुकी थी। अब जैसे उसकी नौकरी छूटती है तो वह उसे धकेल देता है और कहता है कि तुम्हारा मुझसे कोई भी ताल्लुकात रखने की जरूरत नहीं है और तुम चली जाओ यहां से। इसी वजह से रीना को लगने लगता है कि अमित कुमार नौकरी किया करता है और साथ में इतना पैसा तो कमा लिया करता है कि मेरा गुजारा हो जाएगा, तो वह उससे माफी मांगने के लिए आ जाती है। लेकिन अमित कुमार अब इसके झूठे झांसे में आने वाला नहीं था और वह उससे साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि रीना देखो, आज तो मैं ठीक होने वाला हूं, तो उस टाइम पर तुम मेरे पास आ गई हो, लेकिन कल को मैं फिर से बीमार हो गया तो तुम फिर छोड़कर चली जाओगी और यहां पर तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है। रीना खूब उसके पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगती है, लेकिन अमित कुमार उसे माफ नहीं करता है और कह देता है कि अगर तुझे माफ कर दिया तो उसके बाद समाज में एक बहुत बुरा संदेश जाएगा जिसमें महिलाएं ऐसा कर कर भी माफी की उम्मीद रखेंगी, कम से कम ऐसा करने से पहले 10 बार तो सोचा करेंगी। ऐसा कहकर वह उसे वहां से जाने के लिए बोल देता है और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों का तलाक भी हो जाता है और राजू की शादी इतने धूमधाम से होती है जितने धूमधाम से कभी सुनीता ने सोचा भी नहीं था। अमित कुमार जो होता है राजू और सुनीता को उसी फ्लैट में ले जाता है उसकी पत्नी के साथ, जिस पत्नी का नाम पूजा होता है, और वो लोग वहीं पर रहा करते हैं। सुनीता बार बार कहती भी है कि बेटा अब तो तेरी तबीयत ठीक हो रही है तो क्यों ना तू दूसरी शादी कर ले, लेकिन अमित कुमार जो होता है आज के समय में पूरी तरह से ठीक है और वह शादी से मना कर देता है। कहता है कि माँ, छोटा भाई है, इसकी पत्नी है और यही हमें खा पिला देगी, मेरे भाई के ऊपर मुझे विश्वास है और यही मेरी जिंदगी को व्यतीत कर देगा। मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा और अपने जीवन को इसी तरह से जीऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जीवन आप लोगों का दिया हुआ है, वरना मैं तो हिम्मत हार ही चुका था। अगर आप मेरी देखरेख नहीं करते तो कुछ भी ऐसा नहीं हो पाता। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।